हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और इस चैनल पे दृष्टि की मंथली मैगज़ीन कवर हो रही है जो कि नवंबर की है। और हम इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आईआर, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी भूगोल और आपदा प्रबंधन। और लास्ट हमारा जो वीडियो था वो था इतिहास और कला एवं संस्कृति। तो इसमें हमने मंगरी ओरांग, असम की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी, भगवान शिव की नटराज मूर्ति, शांति निकेतन, होयसल मंदिर, ये सारे कवर कर लिए थे। और आज हम कवर करेंगे भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय। तो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है लैसिते, फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। तो ये चर्चा में क्यों है? तो क्या हुआ है कि हाल ही में फ्रांसीसी सरकार के ने ये घोषणा की है कि सरकारी स्कूलों में अबाया पहनने वाले प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, क्योंकि ये लैसीते के सिद्धांत का उल्लंघन है। तो देखते हैं ये क्या है लैसीते और अबाया। तो लैसीते एक धर्मनिरपेक्षता का फ्रांसीसी विचार है। धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा हुआ एक फ्रांसीसी विचार है, ये ध्यान रखिएगा। 19वीं शताब्दी में गढ़ा गया था। ये लैसीते एक जटिल और राजनीतिक रूप से आरोपित शब्द है। इसे राज्य और चर्च के औपचारिक अलगाव के रूप में समझा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र से धार्मिक मूल्यों को पूरी तरीके से हटाना है और इनके स्थान पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को सम्मिलित करना है। लैसीते का अंतर्निहित जो लक्ष्य है, सहिष्णुता को विकसित करना है और लोगों द्वारा उनको आत्मसात कराना है। इस सिद्धांत के अनुसार धर्म को निजी क्षेत्र तक ही सीमित रखना चाहिए। यहाँ ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्य सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है कि इस तरीके के मामलों का निपटारा लैसीते के सिद्धांत के अनुसार हो। तो ये फ्रांस की बात है। तो यहाँ धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखें तथा धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भी भेदभाव ना करे। और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विशेषताओं एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। तो धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म व्यक्ति का नितांत निजी मामला है, जिसमें राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि विभिन्न धर्मों की मूल धारणाओं में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो फ्रांस की जो अन्य निर्णय हैं वो क्या हैं? तो वर्ष 2004 में फ्रांस ने कैथलिक पोशाक, यहूदी किप्पा और मुस्लिम हेड्स स्कार्फ यानी कि जो हिजाब होता है सहित सार्वजनिक स्थानों पर आडंबरपूर्ण धार्मिक प्रतीकों को पहचानने पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून बनाया गया। वर्ष 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने वाले बुर्खे पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसे प्रत्येक निर्णय ने लैसीते की नई व्याख्या को जन्म दिया है। कारण क्या है? तो 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय में देश की सापेक्ष एकरूपता के कारण फ्रांस में लैसीते को आमतौर पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं माना जाता। हालांकि 1950 और 60 के दशक के दौरान उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अफ्रीका में महत्वपूर्ण औपनिवेशीकरण के प्रयासों के परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया जैसे मुस्लिम देशों से फ्रांस में बड़े पैमाने पर व्यक्तियों का प्रवास हुआ। इस जनसंख्या की यानी ये जो पॉपुलेशन से क्या हुआ कि बदलाव ने लैसीते से संबंधित तनाव और चुनौतियाँ उत्पन्न की थी। अब भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो गौरतलब है कि भारत की जो प्रस्तावना है उसमें 42वें संविधान संशोधन के बाद पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो जोड़ा गया, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किसी भी भाग में नहीं किया गया। ये सवाल आ चुका है
कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान में निहित है या नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष जैसा शब्द कोई भी संविधान में निहित नहीं है। पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद मौजूद हैं जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सिद्ध करते हैं, जिसकी पुष्टि निम्नलिखित बिंदुओं पर होती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं वो। तो पहला पॉइंट यही है, भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया है कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान में भारतीय राज्य का कोई धर्म घोषित नहीं है। यहाँ राज्य का कोई भी धर्म घोषित नहीं किया गया है और ना ही किसी खास धर्म का समर्थन किया गया है। आर्टिकल जो 14 है उसके अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होंगे और धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल जो 25 है वो नागरिकता से संबंधित है प्रत्येक नागरिक के लिए, जो कि 25 से 28 अनुच्छेद में है निहित। धर्म की स्वतंत्रता मूल अधिकार में भी प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद जो 30 है उसमें जो अल्पसंख्यक समुदायों को स्वयं के शैक्षणिक संस्थान खोलने एवं उन पर प्रशासन करने का भी अधिकार दिया गया है। तो भारत में जो है धर्मनिरपेक्षता का मॉडल क्या है, तो कभी कभी यहाँ पे कहा जाता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है, जबकि संविधान को ध्यान से पढ़ने पर ये पता चलता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है। इसमें बुनियादी अंतर है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म को राज्य से अलग करने पर बल नहीं देती, बल्कि इस बात पर जोर देती है कि अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ्रांस और भारत दोनों ही धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, परंतु भारत में सार्वजनिक संस्थाओं में इस तरह के धार्मिक प्रतीक धारण करने पर या दिखाई देने पर कोई रोक टोक नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध केवल व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक आज़ादी से भी है। चूँकि धर्मनिरपेक्ष राज्य को अंतर धार्मिक वर्चस्व के मसले पर भी समान रूप से चिंतित रहना है, अतः भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी है और अनुकूलता भी। इसलिए ही भारतीय संविधान में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया है। उदाहरण स्वरूप भारतीय राज्य ने बाल विवाह के उन्मूलन और अंतरजातीय विवाह पर हिंदू धर्म के द्वारा लगाए गए निषेध को खत्म करने हेतु अनेक कानून बनाए हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाएं। कुछ आलोचकों का तर्क है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी नहीं है। इसमें सभी धर्मों को उचित सम्मान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि धर्मनिरपेक्षता संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोध तो करती है, लेकिन ये धर्म विरोधी होने का जो पर्याय है वो नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के विषय में ये भी कहा जाता है कि पश्चिम से आयातित है और ईसाईयत से प्रेरित है, लेकिन ये सही आलोचना नहीं है। दरअसल भारत में धर्मनिरपेक्षता की प्राचीन काल से ही अपनी एक विशिष्ट पहचान रही है। यह कहीं से आयातित या मौलिक नहीं है, बल्कि मौलिक है, कहीं से आयातित नहीं, ये मौलिक है। जैसे आपने मुग़ल काल में भी देखा होगा अकबर को कि उन्होंने जजिया टैक्स हटाया था और अपने आप को सहिष्णु रखा, और धर्मनिरपेक्षता का जो मूल है वो वहाँ पे दिखता है। तो यह आरोप लगाया जाता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा संचालित होती है। जो धर्मनिरपेक्षता है वो राज्य द्वारा संचालित होती है। अल्पसंख्यकों को शिकायत है कि राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 3 तलाक के मसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना था कि सामाजिक सुधारों के नाम पर राज्य द्वारा निजी कानूनों में दखल दिया जा रहा है। वहीं जैन जो धर्मावलंबी हैं अपनी संथारा प्रथा का बचाव उसके हज़ारों साल से चले आने का जो आधार है उस पर कर रहे थे। संथारा बेसिकली एक प्रथा होती है जिसमें लोग अपनी जो है शरीर त्याग देते हैं, भूख प्यास को छोड़ करके, खाना पीना सब छोड़ करके। ध्यान रखिएगा ये जो है संथारा वो जैन धर्म से संबंधित है। तो निष्कर्ष क्या है इसका? तो
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक देश की धर्मनिरपेक्षता उनके अद्वितीय ऐतिहासिक, संस्कृति, सामाजिक संदर्भों से आकार लेती है और ये आकार सभी के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। फ्रांस भारत की धार्मिक निरपेक्षता के उन तत्वों को अपना सकता है जो उसके ऐतिहासिक और कानूनी ढांचे का सम्मान करते हों और उसके अपने मूल्यों और उद्देश्यों के अनुरूप हों। संभावित प्रश्न ये है इससे कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता के भारतीय व पश्चिमी मॉडल का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है महिलाओं के नेतृत्व में जलवायु कार्रवाई। तो इसका क्या संदर्भ है कि वर्तमान युग में लैंगिक असमानता और पर्यावरणीय लक्ष्यों के बीच अंतर संबंध को देखते हुए इस बात की मांग बढ़ रही है कि दोनों मुद्दों को एक साथ संबोधित करने से सतत विकास लक्ष्य जो SDG गोल्स है उसकी प्राप्ति तेज़ी से की जा सकती है। तो देखते हैं इससे जुड़ा हुआ पॉइंट क्या है। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के अनुसार लैंगिक समानता और पर्यावरणीय लक्ष्य अलग अलग प्रयास नहीं हैं, ये अंतर संबंधित हैं और अस्थायी भविष्य की दिशा में प्रगति को बढ़ावा दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। कि विश्व की सर्वाधिक गंभीर वैश्विक चुनौतियों में से एक जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, स्थान, सामाजिक, आर्थिक स्थिति और लैंगिक आधार पर समग्र विश्व को असमान रूप से प्रभावित करता है। भारत की अध्यक्षता में G20 ने पहली बार अपना ध्यान जो है महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर हस्तांतरित किया है। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धियों में G20 ने नई दिल्ली लीडरशिप डिक्लेरेशन 2023 की जो घोषणा है 2023 में अध्यक्षता के वक्तव्य को शामिल किया है, जिससे 2 से 4 अगस्त है 2023 के दौरान जो गांधीनगर में हुए महिला सशक्तिकरण के लिए G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिसका नाम था G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट में अपनाया गया था। याद रखिएगा ये गांधीनगर में हुआ था जो कि गुजरात में है। अब देखते हैं कि निर्णय लेने में महिलाओं की जो भागीदारी है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला तो ये है कि संयुक्त राष्ट्र ने भी अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि जब महिलाएं योजना प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं तो समुदाय लचीलेपन और क्षमता निर्माण रणनीतियों में से अधिक सफल होते हैं। तो महिलाएं प्रायः प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सामुदायिक प्रतिक्रियाओं में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता होती हैं और आपदा जोखिम कम करने में अग्रणीय होती हैं। संयुक्त राष्ट्र जो जनसंख्या कोष है, इनके अनुसार 2015 के नेपाल भूकंप जैसी आपदाओं के बाद महिलाओं को तस्करी के जोखिम का सामना करना पड़ा। निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में इनका समावेशन ऐसे मुद्दों का समाधान सुनिश्चित कर सकता है। दक्षिण एशिया में लैंगिक जलवायु परिवर्तन विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम सफल जलवायु परिवर्तन रणनीति के लिए महिलाओं की आवाज़ के महत्वपूर्ण जोर देते हैं। विकासशील देशों में महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं? विकासशील देशों में तो आंशिक भागीदारी। यदि हम वैश्विक तापमान विधि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सभी को इसमें शामिल करने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि महिलाओं और लड़कियों को अधिक सशक्त बनाने और इसमें शामिल होने की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के जोखिम, प्राकृतिक आपदाओं और खाद्य मुद्रास्फीति जैसे कारकों के महिलाओं की असमानता पर असर पड़ने के कारण वर्ष 2050 तक 130 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। आर्थिक भेद्यता, इसमें क्या है कि कम आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं को भोजन, जल और अवेतनीय लघु श्रम सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के कारण वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन ऐसी चुनौतियों में वृद्धि का कारण है। व्यवसायिक भेद्यता, कम आय वाले और विकासशील देशों में महिलाएं कृषि और श्रम गहन कार्यों जैसे जलवायु असुरक्षित क्षेत्रों में कार्यरत रहती हैं।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दक्षिणी एशिया और उप सहारा जो अफ्रीका में जो है 60% से अधिक जो कामकाजी महिलाएं हैं वो कृषि कार्य में संलग्न हैं। इस क्षेत्र में कम वेतन पर अधिक कार्य कराया जाता है। नेक्स्ट है भूमि का कम स्वामित्व। खाद्य उत्पादन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद महिलाओं के पास कृषि योग्य भूमि का जो केवल 10% हिस्सा जो है होता है। भूमि स्वामित्व में यह असमानता उनकी आर्थिक सुरक्षा और जलवायु संबंधी चुनौतियों के प्रति सुभेद्यता को सीमित करती है। विस्थापन एवं शोषण। जलवायु संबंधित विस्थापन के कारण महिलाओं को शोषण, तस्करी और लैंगिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। अब इससे जुड़ी आगे की राह जो है क्या है, तो महिला शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश। कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने से जलवायु अनुकूलन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उचित प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल संसाधन प्रदान करके हम अधिक सशक्त जो सस्टेनेबल है कृषि और संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। भारत में स्वरोजगार महिला संघ जैसे पहल इस संबंध में एक सशक्त उदाहरण है। ये महिला किसानों को सिखाता है कि आर्थिक रूप से खुद को बेहतर समर्थन देने के लिए बदलते जलवायु पैटर्न का सामना कैसे किया जाए। लिंग समावेशी जलवायु नीति। इसके आधार पर जो है प्रभावी शमन अनुकूलन रणनीतियाँ के लिए सभी स्तरों पर जलवायु नीति निर्णय लेने में महिलाओं की जो सक्रिय भागीदारी है वो आवश्यक है। इनकी बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए निर्णय लेने वाली जो निकायों में है लैंगिक समानता आवश्यक है। नीति निर्धारण निकायों में प्रतिनिधित्व। जैसे जैसे महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व मिल रहा है निर्णय निकायों के माध्यम से कई देश लैंगिक कार्य नियोजन विकसित करना शुरू कर रहे हैं। इस प्रयास से लैंगिक समानता में सुधार के प्रयासों के साथ जलवायु कार्यों को भी बढ़ावा देती है। लैंगिक विशिष्ट योजना। इसके अंदर फंडिंग जो संगठन है और फंडदाताओं को जलवायु परिवर्तन अनुकूलन से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उसको विकसित और प्रस्तुत करते समय महिला विशिष्ट पारिस्थितिकी को ध्यान में रखना चाहिए। उन्हें जो है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए जो महिलाओं को लाभ पहुंचाने और उनका उपयोग करने से रोक सकती है। निष्कर्ष। लैंगिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता का अभिसरण अब एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, बल्कि यह अधिक न्यायसंगत और लचीले विश्व की ओर एक ठोस कदम है। जलवायु परिवर्तन संबंधित मामलों में महिलाओं और महत्वपूर्ण भूमिका उनकी अद्वितीय कमजोरी और योगदानों से रेखांकित होती है। तो महिलाओं के नेतृत्व वाली जलवायु कार्यवाही बदलते विश्व की न केवल एक आवश्यकता है, बल्कि समय की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक और संबोधित करने के लिए उत्प्रेरक भी है। विकासशील और उभरते जो देश हैं उनको तत्काल एक व्यापक महिला नेतृत्व वाली जलवायु कार्य योजना तैयार करने और लागू करने की आवश्यकता है। इससे जुड़े जो संभावित प्रश्न हैं वो क्या है कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में विकासशील देशों में महिलाओं द्वारा सामान की जाने वाली बहुमुखी कमजोरियों पर चर्चा कीजिए। लिंग समावेशी योजना और नीतियाँ इन कमजोरियों को कैसे दूर कर सकती है और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे योगदान दे सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति। इसे सोफी 2023 भी कह सकते हैं, यानी कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। तो ये चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में क्या हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा प्रकाशित विश्व की खाद्य सुरक्षा और शोषण की स्थिति 2023 ने भारत को लेकर के एक चिंताजनक मुद्दे पर प्रकाश डाला है। तो ये आप याद रखिएगा कि UN की जो खाद्य एवं कृषि संगठन है उसके अंतर्गत ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो सोफी के जो प्रमुख बिंदु है वो क्या है, तो वैश्विक भुखमरी। तो वैश्विक भुखमरी की स्थिति 2021 और 22 के बीच स्थिर बनी हुई है। महामारी, जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन में युद्ध सहित संघर्षों के कारण 2019 के बाद से पूरे विश्व में भुखमरी का
सामना करने वाले लोगों की संख्या जो है 122 मिलियन से अधिक हो गई है। पौष्टिक भोजन तक पहुंच। वर्ष 2022 में लगभग 2.4 बिलियन व्यक्तियों, मुख्य रूप से महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की पौष्टिक सुरक्षित एवं पर्याप्त भोजन तक पहुंच में लगातार कमी आई है। बाल कुपोषण। बाल कुपोषण की स्थिति अभी भी चिंताजनक रूप से बनी हुई है। वर्ष 2021 में 22.3% बच्चे अल्प विकसित थे और 6.8% यानी कि 45 मिलियन कमज़ोर थे तथा 5.6 यानी कि 37 मिलियन अधिक वजन वाले थे। शहरीकरण का आहार पर प्रभाव। जैसे जैसे शहरीकरण में तेज़ी आती है, प्रसंस्कृत तथा सुविधाजनक जो खाद्य पदार्थों की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ ही नगरीय, उपनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वजन और मोटापे वाले जनसंख्या की दर में वृद्धि हुई है। वैश्विक बाजार में ग्रामीण निर्भरता। इसमें क्या हुआ है कि वैश्विक जो विशेष रूप से अफ्रीका एवं एशिया में आत्मनिर्भर ग्रामीण क्षेत्र अब तेज़ी से राष्ट्रीय और वैश्विक खाद्य बाज़ारों पर निर्भर होते जा रहे हैं। दक्षिण एशियाई का संघर्ष क्या है? तो 1.4 अरब लोगों के साथ दक्षिण एशिया में स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में असमर्थ व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है, जो कि है 72%। अफ्रीका की चुनौती क्या है इसमें? तो अफ्रीका में जो पूर्वी एवं पश्चिमी अफ्रीका विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, जहाँ पे 85% आबादी स्वस्थ आहार लेने में असमर्थ है। इन दो महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका ने वैश्विक स्तर पर इस आंकड़े की वृद्धि में 52% योगदान दिया है, जो अफ्रीका महाद्वीपों को लेकर के गंभीरता को दिखाती है। भविष्य का जो दृष्टिकोण है वो क्या है? तो ये अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक वैश्विक आबादी का 70% शहरों में निवास करेगा। इस महत्वपूर्ण जनसंख्या की जो पॉपुलेशन है बदलाव हेतु इस नई शहर आबादी को भूखमरी, खाद्य असुरक्षा, कुपोषण को पूर्ण रूप से ख़त्म करने के लिए खाद्य प्रणाली का पुनर्चक्रण या पुनर्रचना की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो UN की है, खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना जो है 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत की गई थी। इस संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी कहा जाता है FAO को यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को। प्रत्येक 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस दिवस को FAO की स्थापना की वर्षगांठ की याद में मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है, जो रोम यानी इटली में स्थित है। इसके अलावा विश्व की खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष भी है इसी में शामिल। वैश्विक तुलना और मिलान। इस रिपोर्ट में भारत की अन्य देशों से तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में स्वस्थ आहार की लागत अपेक्षाकृत कम है, लेकिन आय असमानता के कारण यह आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए अपर्याप्त है। भारत के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का महत्व। इसमें क्या है कि जनसंख्या की पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करना। तो भारत में एक बड़ी आबादी कुपोषित अथवा अल्प पोषित है, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा 2022 के अनुसार भारत में अल्प पोषक की आवश्यकता 16.3% है। आर्थिक विकास के समर्थन में कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान देता है। भारत की 70% से अधिक आबादी जो है कृषि संबंधित गतिविधियों में संलग्न है। यह भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ का निर्माण करती है। निर्धनता कम करना। तो खाद्य सुरक्षा निर्धनता के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वैश्विक बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है 2022 के अनुसार MPI 2022 के अनुसार भारत में गरीबों की सबसे बड़ी आबादी मौजूद है। ये ध्यान देने वाली बात है, जो कि है 22.8 करोड़। इसके बाद दूसरा स्थान जो है वो नाइजीरिया का है, जहाँ पे 9.6 करोड़ है। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला। जलवायु परिवर्तन भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, तो जो कि सतत या संवहनीय कृषि अभ्यासों को अपनाकर और जलवायु
प्रत्याशा फसलों में निवेश कर भारत बदलती जलवायु के प्रति बेहतर अनुकूलन स्थिति प्राप्त कर सकता है तथा अपनी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं? पहला है अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। इसके कारण किसानों के लिए अपना उपज को बाजार तक ले जाना और उसके उचित भंडारण करना कठिन हो जाता है। इससे अधिक आर्थिक क्षति होती है और किसानों को कम लाभ होता है। दूसरा है खराब कृषि पद्धति। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग एवं अनुचित जो सिंचाई तकनीक है, जैसे खराब कृषि पद्धति के कारण मृदा की जो उर्वरकता है और फसल की जो पैदावार है उसमें कमी आई है। तीसरा है जटिल मौसम की स्थिति। तो इसके चलते मौसम की जटिल स्थितियों के कारण भी फसल बर्बाद होती है और खाद्यान्न की कमी होती है। बाढ़, सूखा और लू की घटनाएं लगातार और तीव्र होती जा रही हैं, जिससे खाद्य उत्पादन प्रभावित होता है तथा कीमतें बढ़ जाती हैं। खंडित भूमि जोत। इसमें क्या होता है कि जहाँ किसानों के पास ज़मीन के छोटे और बिखरे हुए भूखंड हैं, आधुनिक कृषि पद्धतियाँ एवं प्रौद्योगिकी को अपनाना कठिन बनाते हैं। यह खाद्य उत्पादन और उपलब्धता को प्रभावित करता है। इसमें भारत सरकार के क्या प्रयास हैं? तो पहला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, नेशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन, कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। आगे की राह क्या है कि कृषि उत्पादन प्रणाली और अनुसंधान में निवेश। सरकार को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि अनुसंधानों में निवेश करना चाहिए। भंडारण सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क में सुधार। तो सरकार फसल के बाद होने वाली जो नुकसान को रोकने के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधाएं विकसित करनी चाहिए और आपूर्ति मांग संतुलन सुनिश्चित करने के लिए देश भर में खाद्य उत्पादों को वितरित करने हेतु मजबूत परिवहन नेटवर्क विकसित करना चाहिए। थर्ड है सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। इसमें सरकार को कृषि उत्पादकता और खाद्यान्न जो उपलब्धता है उसमें सुधार के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए। सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना। सरकार को सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए जो मृदा की गुणवत्ता और संरक्षित करती है और हानिकारक कीटनाशकों एवं उर्वरकों के उपयोग की आवश्यकता को कम करती है। तो अब इससे जुड़े हुए जो संभावित प्रश्न हैं वो हैं, आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि भूखमरी के मुख्य कारण के रूप में खाद्य अनुपलब्धता पर फोकस भारत में अप्रभावी मानव विकास नीतियों से ध्यान हटा देती है। नेक्स्ट टॉपिक है पैतृक संपत्ति पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। तो इसमें क्या हुआ है, ये क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि शून्य अथवा अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे मिताक्षरा कानून के तहत संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में अपना माता पिता का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। हालांकि फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि ये बच्चे परिवार में किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति अथवा उसके अधिकार के हकदार नहीं होंगे। शून्य विवाह ऐसा विवाह होता है जो शुरू में वैध होता है, लेकिन यदि कोई पक्ष इसे रद्द करना चाहे तो इसमें व्यापक कुछ दोष अथवा शर्तों के तहत इसे रद्द कर सकता है या कर सकती है। अमान्य विवाह वो विवाह होता है जिसे शुरू से ही अमान्य माना जाता है, जैसे कि यह कानून की नज़र में कभी अस्तित्व में ही नहीं था। जून 2022 में कट्टुकंडी इडाथिल कृष्णन तथा अन्य बनाम कट्टुकंडी एडथिल वॉल्सन और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनर से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जा सकता है। ये एक तरह से सशर्त है कि संबंध दीर्घकालिक होना चाहिए, ना कि आकस्मिक प्रकृति का। के पीछे की जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि क्या है, तो सिद्दप्पम बनाम मल्लिकार्जुन 2011 बाद में यह फैसला 2 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के संदर्भ में दिया गया था,
जिसमें कहा गया था कि अमान्य शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के हकदार हैं, चाहे वो संपत्ति स्वयं अर्जित हो अथवा पैतृक हो। यह मामला हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 सब क्लॉज 3 में संशोधित प्रावधान से संबंधित था। इस फैसले ने ऐसे बच्चों के विरासत पैतृक संपत्ति संबंधी अधिकारों को मान्यता देने की नींव रखी है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या है इस पे कि विरासत हिस्सेदारी का निर्धारण। तो शून्य एवं अमान्य विवाह से किसी बच्चे के लिए विरासत में हिस्सा प्रदान करने की दिशा में पहला कदम पैतृक संपत्ति में उनके माता पिता की सटीक हिस्सेदारी का पता लगाना है। इस निर्धारण में पैतृक संपत्ति का काल्पनिक विभाजन जो है शामिल है, ताकि इस हिस्से की गणना की जा सके जो माता पिता को उनकी मृत्यु से ठीक पहले प्राप्त होगा। विरासत का कानूनी आधार। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा जो 16 है वो शून्य एवं अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैधता प्रदान करने के अहम भूमिका निभाती है। ये ऐसे बच्चों की अपनी माता पिता की संपत्ति पर अधिकार निर्धारित करती है। तो ये जो है धारा 3 1955 का हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। समान विरासत अधिकार। इसमें क्या है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को जो पैतृक संपत्ति को विनियमित करता है, इसके तहत शून्य या अमान्य विवाह से हुए बच्चों को वैध परिजन माना जाता है। जब पारिवारिक संपत्ति विरासत में मिलने की बात आती है तो इन्हें नाजायज़ नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का प्रभाव क्या है। न्यायालय ने कहा है कि वर्ष 2005 में हिंदू जो उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में एक मृत व्यक्ति का हिस्सा वसीयत अथवा बिना वसीयत के उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस संशोधन ने उत्तरजीविता से परे विरासत के दायरे का विस्तार किया है और महिलाओं तथा पुरुषों को समान उत्तराधिकार अधिनियम प्रदान किया है। नेक्स्ट है बेटी की विरासत के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले। इसमें क्या हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश जो गोंडर बनाम पन्नुसामी 2022 का जो केस है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की स्व अर्जित संपत्ति विरासत द्वारा हस्तांतरित होगी, ना कि उत्तराधिकार द्वारा। विरासत द्वारा हस्तांतरित होगी, ना कि उत्तराधिकार के द्वारा। इसके अलावा क्या हुआ है कि न्यायालय ने कहा है कि ऐसी संपत्ति बेटी को विरासत में मिलेगी जो कि बंटवारे के माध्यम से प्राप्त सहदायी संपत्ति के अलावा होगी। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 का जो केस है उसमें क्या कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि एक महिला या बेटी को भी बेटे के समान संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी जो है माना जाएगा और वह पैतृक संपत्ति को पुरुष उत्तराधिकारी के समान ही प्राप्त कर सकती हैं, भले ही हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रभाव में आने से पहले पिता जीवित नहीं था। यानी इससे पहले अगर पिता जीवित नहीं था तो भी इसको संपत्ति में अधिकार मिलेगा। तो अब जो हिंदू विधियों के प्रकार हैं वो क्या है। मिताक्षरा कानून ये क्या है। तो इसमें क्या हुआ है कि ये एक ऐसी कानूनी और पारंपरिक हिंदू कानूनी प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से हिंदू अविभाजित परिवार HUF के सदस्यों के बीच विरासत और संपत्ति के अधिकारों के नियम को नियंत्रित करती है। ठीक है, इसमें और ये बातें हैं कि ये जो है हिंदू कानून को दो प्रमुख स्कूलों में से एक है। दूसरा दायां भाग स्कूल यानी पुरानी परंपरा है, स्कूल है। तो उत्तराधिकार का मिताक्षरा कानून पश्चिम बंगाल और असम को छोड़ करके पूरे देश में लागू होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल और असम को छोड़ के पूरे देश में लागू होता है। मिताक्षरा शब्द ज्ञानवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई एक टिप्पणी के नाम से लिया गया है। ये ज्ञानवल्क्य
स्मृति, ध्यान रखिएगा। मिताक्षरा का अनुसरण भारत के सभी भागों में किया जाता है तथा यह बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र, द्रविड़ स्कूलों में भी विभाजित है। इसके तहत एक बेटा जन्म से ही संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति में हकदार होता है। सभी सदस्य पिता के जीवन काल के दौरान सहदायी अधिकार प्राप्त करते हैं। इसमें एक सहदायिक यानी जो कॉपर सेनर यानी कि जो समान अधिकारी होता है उसका हिस्सा परिभाषित नहीं है और इसका निपटान कैसे किया जा सकता है। एक पत्नी जो बंटवारे की मांग नहीं कर सकती है, लेकिन उसे अपने पति और बेटों के बीच किसी भी बंटवारे में हिस्सेदारी का अधिकारी है माना जाता है, अधिकार है। इस बात का अनुसरण जो है बंगाल और असम में किया जाता है। एक पुत्र के पास जन्म से स्वतः स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन वह इसे अपने पिता की मृत्यु पर प्राप्त करता है। पिता के जीवित रहने पर पुत्रों को सहदायिकी अधिकार प्राप्त नहीं होता, इसमें नहीं होता, मृत्यु के बाद होता है। तो प्रत्येक सहदायिक का जो हिस्सा है परिभाषित किया गया है और इसका निपटान किया जा सकता है, ये परिभाषित होते हैं। यहाँ महिलाओं के लिए समान अधिकार मौजूद नहीं होते क्योंकि बेटे विभाजन की मांग नहीं कर सकते क्योंकि पिता पूर्ण मालिक होता है। वो निष्कर्ष क्या है इस आर्टिकल का? इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि इससे परिवार और विवाह जैसी संस्था कमज़ोर हो सकती है, परंतु न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय में परिवार को मजबूत करने की ही कोशिश दिखाई देती है। तो इससे जुड़े जो संभावित प्रश्न हैं वो क्या है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि शून्य अथवा अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे मिताक्षरा कानून के तहत हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति के हिस्सेदार हो सकते हैं। आप कहाँ तक सहमत हैं कि यह फैसला परिवार जैसे संस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुपोषण के अंतराल को भरना। तो इसके अंतर्गत क्या है कि भारत की स्वतंत्रता के 7 दशक बाद भी यह एक चिंतनीय मुद्दा बना हुआ है कि भारत कुपोषण जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर? तो खराब पोषण न केवल स्वास्थ्य और उत्तरजीविता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बल्कि सीखने की जो क्षमता होती है उसमें कमी और स्कूल में खराब प्रदर्शन का कारण भी बनता है। व्यस्क जीवन में यह आय अर्जन की सीमित क्षमता और मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं मोटापे जैसे गंभीर बीमारियों के अधिक जोखिम का कारण बनता है। तो माल न्यूट्रिशन या कुपोषण कहते किसको हैं, देखते हैं। तो इसका तात्पर्य होता है पोषण तत्वों के सेवन में कमी या अधिकता, अर्थात आवश्यक पोषक तत्वों का असंतुलन अथवा पोषक तत्वों के क्षमन मतलब अक्षम उपयोग से है। अल्प पोषण 4 व्यापक रूपों में प्रकट किए जाते हैं: वेस्टिंग, स्टनिंग, अल्प वजन और सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी। तो देखते हैं। तो वेस्टिंग क्या होता है कि इससे क्या होता है कि कद के अनुरूप कम वज़न होता है। ये ध्यान रखिएगा कि कद की जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग बच्चे का वज़न कम होता है, यानी अंडर वेट होता है। स्टनिंग क्या होता है कि इसमें आयु के अनुरूप निम्न कद या लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी बौनापन। अल्प वज़न अंडर वेट होता है, इस आयु के अनुरूप कम वज़न के रूप में परिभाषित किया जाता है। या तो डायरेक्ट कम वज़न कर दिया कि आपकी जितनी भी हाइट है जो भी है उसके कंपैरिजन में कम ही वज़न है। यहाँ पे कद को मेंशन किया गया है वेस्टिंग में। इसमें भारत का क्या संदर्भ है कि वर्ल्डोमीटर अनुसार भारत वैश्विक आबादी में कुपोषित लोगों का सबसे बड़ा योगदान करता है। भारत में लगभग 14.37% आबादी को पर्याप्त पोषण प्राप्त नहीं होता। सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी NFSH 5 के अनुसार
भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 36% बच्चे स्टनिंग, 19% बच्चे जो है वेस्टिंग, 32% बच्चे जो है अल्प वजन और 3% बच्चे अति वजन ओवरवेट के हैं, जबकि 5 वर्ष से कम आयु के 67% बच्चे अनीमिया के शिकार हैं। अनीमिया महिलाओं में अधिक व्यापक रूप से पाया जाता है। भारत 25% पुरुषों में 50 वर्ष से जिनकी आयु कम है की तुलना में 57% महिलाएं इससे अधिक पीड़ित हैं, यानी महिलाएं अधिक पीड़ित हैं। माल न्यूट्रिशन का यहाँ पे पिक्चर दिखाया कि अंडर वेटिंग, जो अंडर न्यूट्रिशन के अंदर वेस्टिंग, स्टनिंग, अंडरवेट ये आता है। जो न्यूट्रिशन होता है उसकी डिफिशियंसी होती है, यहाँ पे विटामिन की कमी। ओवरवेट जो न्यूट्रिशन होता है उसमें ये होता है, इम्बैलेंस होती है, इस वजह से ये मोटापा होता है। तो नेक्स्ट है भारत में व्यापक कुपोषण के प्राथमिक कारण। तो क्या क्या कारण है? एक है आर्थिक असमानता। तो आर्थिक असमानता जनसंख्या के कुछ भागों के निम्न आर्थिक स्थिति के कारण इनके आहार में प्रायः गुणवत्ता जो होती है उसकी मात्रा और उनकी जो मात्रा होती है दोनों का अभाव होता है। प्राकृतिक आपदाओं, संघर्षों, कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण भी इन्हें खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना की कमी। तो भारत में आबादी का एक हिस्सा टीकाकरण, प्रसव पूर्व जो देखभाल या संक्रमण के उपचार जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अभाव है इनके पास। तो WHO द्वारा प्रति 1000 लोगों की आबादी पर 1 डॉक्टर और 3 नर्स की अनुशंसा करता है, जबकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप मेंस में इसको कोट कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। जबकि भारत में प्रति 1000 लोगों पर 0.3% यानी एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है और लगभग 1 से 2 नर्स की उपलब्धता है। 0 मतलब एक भी डॉक्टर का मतलब होता है कि लगभग एक डॉक्टर मौजूद है। जागरूकता की कमी और जो निरक्षरता है वो भी एक कारण है। तो भारत में बहुत से लोग पोषण के महत्व या इसे सुनिश्चित करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में जागरूक नहीं है। व्यापक निरक्षरता भी पोषण संबंधी जानकारी और शिक्षा तक पहुंच की उनकी क्षमताओं को सीमित करता है। नेक्स्ट है असक्षम सार्वजनिक प्रणाली, जो वितरण प्रणाली है। कैग के अनुसार एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2012-13 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है PDS, इसके तहत आवंटित जो खाद्यान्न का है वो केवल 49% इच्छित लाभार्थियों तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा उठाए गए कदम। मिशन पोषण 2.0, पोषण 2.0 जो होता है ये एक प्रमुख जो है पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य और कल्याण का जो संपोषण है करने वाले तथा रोग एवं कुपोषण के प्रति प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाले अभ्यासों को विकसित करना, उनका ध्यान केंद्रित करना और साथ पोषण संबंधी जो सामग्री है, वितरण है, आउटरीच है, परिणामों को सुदृढ़ बनाना है। एकीकृत बाल विकास योजना, इसमें क्या है कि ये एक व्यापक योजना है जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और महिलाओं जैसे कमज़ोर समूहों के लिए लक्षित विशिष्ट हस्तक्षेप प्रदान करती है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जिसे PMMVY भी कहते हैं, ये एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जो गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के लिए नगद प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद इनके स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करना है। नेक्स्ट है मिड डे मील जो स्कीम है वो। तो ये क्या है कि स्कूल के में जो आधारित कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से जो 8वीं तक है में पढ़ने वाले जो बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। उद्देश्य क्या है कि बच्चों के नामकरण, प्रतिधारण और उपस्थिति को बढ़ावा तथा पोषण की जो स्थिति है उसमें सुधार करना।
नेक्स्ट है किशोर बालिकाओं के लिए योजना, स्कीम फॉर अडल्ट क्या अडोलेसेंट गर्ल, SHG। ये योजना जो है 11 से 18 आयु की जो ऐसी किशोर बालिकाओं को लक्षित करती है जो स्कूल से बाहर हैं। ये उन्हें पूरक पोषण, जीवन कौशल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जांच आदि प्रदान करती है। पोषण वाटिका, ये कार्यक्रम पोषण संबंधित अभ्यासों में पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाते हुए आहार विविधता अंतराल को भरने के लिए आंगनवाड़ी जो केंद्र होते हैं उस पर पोषण वाटिका, न्यूट्रिशन गार्डन्स के विकास को समर्थन प्रदान करता है। और आगे की राह क्या है इस संबंध में? एक केंद्रित कार्य योजना का विकास करना, राज्यों को एक सुसंरचित एवं केंद्रित सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार यानी सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन SBCC कार्य योजनाओं जो कुपोषण को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसके विकास हेतु सहयोग करना चाहिए। पोषण संबंधित परामर्श को संस्थागत बनाना, तो क्या करना चाहिए इसमें कि पोषण परामर्श को स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के एक मूलभूत घटक के रूप में संस्थागत बनाना चाहिए। प्रसव पूर्व और प्रसव उत्तर स्तनपान परामर्श, तो जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है कि क्या करना चाहिए जब बेबी पेट में हो और जब वो बेबी पैदा हो जाता है। तो प्रसव पूर्व जांच के दौरान गर्भवती महिलाओं को स्तनपान संबंधी जो परामर्श प्रदान करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण लागू करें और प्रसव के बाद लगातार घरेलू दौरों के माध्यम से इसका सहयोग किया जा सकता है, जो आंगनवाड़ी महिलाएं भी करती हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इसमें काम करता है। तो नेक्स्ट है कि मानव संसाधनों को संयोजित करना, तो ये एक ऐसी प्रणाली है जिसका विकास और परिरक्षण करें जो एकीकृत बाल विकास योजना और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के मानव संसाधनों को ग्राम से लेकर जिले और राज्य स्तर पर एकीकृत कर दे। सतत निगरानी और मूल्यांकन, इन हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली स्थापित करें जहां बाल कुपोषण में निरंतर कमी सुनिश्चित करने हेतु जो परिणाम है उसके आधार पर आवश्यक समायोजन किया जा सके, यानी निगरानी रखी जा सके हर चीज़ की और उन सबको क्रियान्वयन करने के लिए एकजुट किया जा सके, समायोजन किया जा सके। तो इससे संबंधित जो संभावित प्रश्न है वो है, आज़ादी के 7 दशक बाद भी भारत में कुपोषण एक चिंतनीय मुद्दा बना हुआ है। इस कथन के आलोक में भारत में कुपोषण की स्थिति से संबंधित चुनौतियां और भारत सरकार के प्रयासों पर चर्चा कीजिए। ये हमारा सोसाइटी और सोशल जस्टिस से रिलेटेड जो टॉपिक है वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच।